इकोलॉजी के विशेषज्ञों का मत है कि पृथ्वी को अन्य ग्रहों से जो अनुदान मिलते हैं वे उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के माध्यम से अवतरित होते हैं। अदृश्य जगत से, अन्य ग्रह नक्षत्रों से ध्रुव प्रदेशों का किस तरह का संबंध है, ये रहस्य तो अभी अविज्ञात है, पर विश्व के मूर्धन्य वैज्ञानिक ये स्वीकार करने लगे हैं कि भूमंडल पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव का महत्व सर्वाधिक है तथा वे अपने में कितने ही ऐसे रहस्यों को छिपाए हुए हैं जिनका रहस्योद्घाटन संभव हो सके तो मानव जाति की भौतिक परिस्थितियां अनुकूल बनाने में असाधारण सहयोग मिल सकता है। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी के मौसम एवं वातावरण का स्वसंचालित नियंत्रण इन केंद्रों से होता है। मौसम में होने वाला गतिरोध उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के संतुलन व्यतिरेक का ही परिचायक है। ये क्षेत्र जितने विलक्षण, भौतिक दृष्टि से समृद्ध एवं रहस्यमय हैं, उतने ही संवेदनशील भी शरीर संस्थान में मस्तिष्क और मूलाधार जनन केंद्र जितने अधिक सामर्थ्यवान होते हैं उतने ही सुकोमल भी। इन केंद्रों पर यदि व्यतिरेक उत्पन्न हो जाए तो शरीर से स्वस्थ दिखते हुए भी मनुष्य पागल तथा विक्षिप्त बनते देखे जाते हैं। अस्तु, सर्वाधिक ध्यान इन केंद्रों को स्वस्थ और संतुलित रखने के लिए देना पड़ता। लगभग यही स्थिति पृथ्वी रूपी विराट शरीर में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव की है। इनकी कोमलता के विषय में एक विचित्र अविश्वसनीय पर रहस्यमय सत्य ये है कि यदि उत्तरी ध्रुव के मध्य बिंदु पर एक घूंसा कसकर मार दिया जाए तो समस्त पृथ्वी का संतुलन डगमगा सकता है। एक विशेषज्ञ का ये निष्कर्ष प्रयोगों की कसौटी पर भले ही न कसा जा सका हो पर इन केंद्रों की असामान्य कोमलता पर प्रकाश डालता है तथा ये संकेत देता है कि इनके साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ की गई तो भयंकर परिणाम निकलने की संभावना होगी। पिछले कुछ दशकों से वैज्ञानिकों का ध्यान उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों की ओर अधिक आकर्षित हुआ है। ध्रुव प्रदेशों में पहुंचने एवं संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के लिए कितनी ही दुस्साहसिक यात्राएं भी संपन्न हुई है। अनेकों प्रकार की दुर्लभ जानकारियां भी प्राप्त हुई है। अभी अभी पिछले दिनों भारत ने भी अपने कदम दक्षिणी ध्रुव पर रख दिए हैं। इसके लिए उन दुस्साहसियों की प्रशंसा करनी होगी जिन्होंने प्रकृति की प्रतिकूलताओं से लोहा लेते हुए सघन हिमाच्छादित प्रदेशों की यात्राएं की तथा उपयोगी तथ्यों का रहस्योद्घाटन किया। परंतु अन्य क्षेत्रों की भांति यदि यह क्षेत्र भी ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षणों का केंद्र बनता है जो निरापद नहीं है तो उससे समूचे भूमंडल के प्रभावित होने की आशंका है। दक्षिणी ध्रुव पर विश्व की कुल बर्फ का 90% है। ये बर्फीला प्रदेश 135 लाख वर्ग किमी शून्य के सुवितरित क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि उत्तरी ध्रुव के बर्फीले महासागर का क्षेत्रफल 14 लाख वर्ग किमी शून्य है। उनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 बार अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाए गए हैं। इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर के नाम से विख्यात ये वर्ष थे 1882-830-1932-33 1957-58। पोलर रिसर्च बोर्ड के चेयरमैन, नेशनल रिसर्च कौंसिल, वाशिंगटन के D0T0 वॉटमैन तथा वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजिकल साइंस एंड क्वाटरनरी रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर A0L0 बासवान ने विस्तृत शोध निष्कर्ष के आधार पर घोषणा की है कि ध्रुव प्रदेशों का पृथ्वी के संतुलन असंतुलन में भारी योगदान है, क्योंकि प्रायः देखा ये गया है कि सूर्य फलकों के माध्यम से आने वाले चुंबकीय तूफानों का सबसे अधिक प्रभाव ध्रुव प्रदेशों पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसकी प्रतिक्रिया सारे विश्व पर होती है। इन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव केंद्रों पर किसी भी प्रकार का विस्फोटक परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा समूची मानव जाति को प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। एंटार्कटिक ग्लेशियर हिस्ट्री एंड वर्ल्ड पेलियो एनवायरनमेंट पुस्तक के लेखक हैं J0D0 हेस और E0M0 वान जिडरेन बेकर।
इनके अनुसार अगले दशकों में दक्षिणी ध्रुव के वायुमंडल का सारे विश्व के पर्यावरण पर विस्मयकारी प्रभाव पड़ने वाला है। इसका कारण उन्होंने ये बताया कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं आणविक परीक्षणों के विकिरण के फलस्वरूप पृथ्वी के पर्यावरण में अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण दक्षिणी ध्रुव का तापमान क्रमशः बढ़ता जा रहा है। नेचर पत्रिका के एक लेख में प्रो 0A0T0 विल्सन ने एक चौंकाने वाला तथ्य प्रकाशित किया है कि बहुत बड़ी मात्रा में हिम प्रखंड दक्षिणी महासागर की ओर दक्षिणी ध्रुव की ओर से धीरे धीरे सरक रहा है। फलस्वरूप विश्व का तापक्रम गिर रहा है और उत्तरार्ध गोलार्ध में बर्फ का जमाव अधिक हो रहा है। इस तरह दक्षिणी एवं उत्तरी ध्रुव प्रदेशों के तापक्रम में अप्रत्याशित हेरफेर सारे विश्व के वातावरण को प्रभावित कर रहा है। वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अनुसार प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार के कारण हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। ऐसी संभावना है कि यदि वृद्धि की रफ्तार यही रही तो वो का समान भी 2 डिग्री से लेकर 7 डिग्री तक कुछ ही दशकों में बढ़ जाएगा। इस तापमान वृद्धि के कारण अत्यधिक गर्मी पकड़ ध्रुव प्रदेशों में लाखों मील तक फैली बर्फ पिघलकर बड़ी मात्रा में समुद्र में आने लगेगी। फलतः समुद्र की सारी पृथ्वी पर सतह 6 मीटर से लेकर 10 मीटर तक ऊपर उठ जाएगी। ऐसी स्थिति में जल प्रलय की विभीषिका भी उत्पन्न हो सकती है। उपर्युक्त अनुसंधानकर्ताओं ने आगाह किया कि वायु में बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा परमाणु विस्फोटों से होने वाले विकिरण के उच्चतम तापक्रम की रोकथाम की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिए। कहा जा चुका है कि ध्रुव प्रदेश जितने रहस्यमय एवं संपदा संपन्न है, उतने ही संवेदनशील भी। इन केंद्रों पर छेड़छाड़ का अर्थ होगा अकल्पनीय प्राकृतिक विपदाओं को आमंत्रित करना। दुर्भाग्यवश इन क्षेत्रों को तकनीकी दृष्टि से सुसंपन्न प्रगतिशील राष्ट्रों ने अपने शोध का केंद्र बनाया है। बात जानकारियां एकत्रित करने भर तक सीमित रहती तो कोई खतरा नहीं था, पर सामरिक दृष्टि से वर्चस्व प्राप्त करने के लिए विस्फोटक प्रयोग परीक्षणों का परोक्ष क्रम भी इन देशों द्वारा चलाया जा रहा है। आर्कटिक आइस डायनेमिक्स ज्वाइंट एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्नो एंड आइस सिंपोजियम ग्रंथ के लेखक R0S0 प्रिचर्ड के अनुसार उत्तरी ध्रुव पर समुद्र और अटलांटिक महासागर के बीच ग्रीनलैंड और फ्रांस स्टेट में शीत प्रवाह का 1970 से अध्ययन हो रहा है। इसमें कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस और अमेरिका के मूर्धन्य वैज्ञानिक लगे हुए हैं। पुस्तक के लेखक का कहना है कि इन देशों के वैज्ञानिकों ने यहां परमाणु संयंत्र से संचालित यंत्रों के माध्यम से प्रयोग आरंभ कर दिए हैं जो खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर में ये घोषणा की गई थी कि ध्रुव प्रदेशों को कभी भी सामरिक प्रयोगों का निमित्त नहीं बनाया जाएगा तथा किसी भी परमाणु शक्ति चालित यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त देशों द्वारा उठाया गया कदम संपूर्ण विश्व के लिए खतरनाक सिद्ध के हो सकता है। सन 1979 में प्रकाशित पुस्तक ग्रीनलैंड एंड दी नप आर्कटिक रीजन के लेखक H0C0 वाक और J0 टागोल्ड का कथन है कि आर्कटिक समुद्र का सामरिक दृष्टि से भी अधिक महत्व है। उत्तरी समुद्र की सतह पर जमी बर्फ के नीचे से अनुसंचालित पनडुब्बियों आसानी से चल सकती है। इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव में एंटार्कटिक सरको कष्ट 62 फीट बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री प्रवाह है। इसकी धारा को मोड़कर किसी भी प्रदेश में विप्लव की स्थिति लाई जा सकती है। उपर्युक्त विशेषज्ञों ने ये संभावना व्यक्त की है कि अमेरिका तथा रूस की परमाणु चालित पनडुब्बियों इन क्षेत्रों में चलने लगी है तथा ये दोनों ही देश इन केंद्रों पर ऐसे प्रयोग परीक्षण कर रहे हैं जिससे मौसम पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकेगा। ऐसा भी अनुमान है कि अगले युद्धों में इन केंद्रों से मौसम में व्यतिरेक उत्पन्न करके किसी भी देश के वातावरण में अभीष्ट प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न कर सकना संभव होगा। ब्रिटेन के भौतिक विज्ञानी आर्थर मेकिंग का मत है कि
सारे विश्व में प्राकृतिक विपदाओं में भारी वृद्धि हुई है। इसके लिए मनुष्य ही उत्तरदायी है। उनके अनुसार अदूरदर्शी समृद्धि एवं प्रगति के प्रयासों एवं आणविक परीक्षणों से पूरे विश्व का इकोलॉजिकल संतुलन डगमगा गया है। उसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कड़ी जुड़ी है ध्रुव प्रदेशों को सामरिक केंद्र बनाया जाना। भूमंडल के इन नाजुक स्थलों पर परमाणविक गतिविधियों को बढ़ावा देना अत्यंत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अभी हाल में भारतीय वैज्ञानिकों का एक दल 33 दिन की लंबी यात्रा के बाद जानकारियां प्राप्त करने दक्षिणी ध्रुव स्थित अंटार्कटिका पहुंचा। ये देखकर उन्हें भारी अचरज हुआ कि उस दुर्गम प्रदेश में विभिन्न देशों के खेमे पूर्व से गड़े हुए हैं। कितने ही रहस्यमय यंत्रों से सुसज्जित छोटी छोटी सामरिक प्रयोगशालाएं भी वहां स्थापित है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव की परिस्थितियों का ऐसा अध्ययन उपयोगी हो सकता है जो निरापद हो। पृथ्वी के वातावरण को ये ध्रुव केंद्र किस तरह प्रभावित करते हैं, ये जानकारियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं, पर इन्हें यदि सामरिक गतिविधियों का केंद्र बनाया गया तो समस्त मानव जाति को अनेकों प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा के एक वैज्ञानिक ने आशंका व्यक्त की है कि इन दिनों संपूर्ण विश्व के वातावरण में भारी व्यतिरेक उत्पन्न हुआ है। एक ही दिन में प्रचंड उड़ गर्मी तथा बरसात, तीनों ही प्रकार के मौसमों का क्रमिक रूप से आना असाधारण पर्यावरण असंतुलन का परिचय देता है। इसके लिए बढ़ता हुआ विभिन्न प्रकार का प्रदूषण का दुष्प्रभाव तो जिम्मेदार है ही, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर किए जाने वाले खतरनाक प्रयोग परीक्षणों का भी योगदान है। निस्संदेह पृथ्वी के इन मर्मस्थलों को छेड़ा गया तो ठीक उसी तरह के संकटों का सामना करना पड़ सकता है जैसा कि पगलाए मस्तिष्क द्वारा पूरे शरीर को करना पड़ता है। विचारशीलता की मांग है कि ऐसे अदूरदर्शितापूर्ण प्रयासों की, जो समस्त मानव जाति के लिए विभीषिकाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, अविलंब रोकथाम होनी चाहिए। इन केंद्रों पर छेड़छाड़ रोकने के लिए कठोर अंतर्राष्ट्रीय अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। मौसम बदला तो हम संकट में पड़ेंगे। धरती अपनी धुरी और कक्षा पर अपने जन्म काल से नियत और नियमित रूप से घूम रही है। उसी अनुपात से मौसम का एक क्रम चल पड़ा है। वनस्पतियों और प्राणियों ने उसे अपने निर्वाह क्रम में सम्मिलित कर लिया है। ये धर्रा जैसा भी कुछ है अभ्यास में आ गया है और उसी ढांचे में सब ढल गए हैं। अब प्रकृति विज्ञान की थोड़ी सी कड़ियां हाथ लगने से मनुष्य की लिप्सा, आतुरता और उद्दंडता अत्यधिक बढ़ गई है। उसके फलस्वरूप पदार्थों में ही व्यतिरेक उत्पन्न नहीं हो रहा, समूचा वातावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मौसम में उलट पुलट के रूप में हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इसके अनेकानेक कुप्रभाव सामने आते जा रहे हैं। उनमें से एक अत्यधिक बुरा प्रभाव ये है कि मानवीय स्वास्थ्य की रक्षा कठिन हो गई है। आहार विहार के व्यतिरेक को खोजी हुई चिकित्सा पद्धतियों से किसी प्रकार संभाल लिया जाता था, पर मौसम की उथल पुथल से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम करने की बात चिकित्सकों की समझ में भी नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा व्यतिरेक इससे पहले कभी हुआ नहीं था और ऐसा संकट भी सामने नहीं आया था। अगले दिनों संभवतः मौसम विज्ञान पर आधारित मेडिकल बुलेटिन जारी होने लगे, जिनमें लिखा हो कि आज अमुक उपनगर में सिरदर्द, निराशा, आम बेचैनी, निद्रा में गड़बड़ी की संभावना है तथा कल के मौसम को देखते हुए अनुमान है कि तनावग्रस्त लोगों में हृदय की गड़बड़ी हो, दिल का दौरा पड़े तथा उदरशूल अधिकांश लोगों में होता देखा जाएगा। हाँ, ये सच है, यूटोपिया नहीं। ऐसा मेडिकल बुलेटिन प्रतिदिन जर्मन वेदर ब्यूरो जारी म्यूनिख से लेकर फ्रैंकफुर्ट तक 6 सेंटर्स के नागरिक नियमित रूप से पढ़ते हैं करता है, जो नित बनते बिगड़ते उच्च और न्यून दबाव केंद्रों और गर्म ठंडी हवा की चाल के आधार पर जर्मन पूर्वानुमान तंत्र मौसम को 6 चरणों में विभाजित करता है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रत्येक चरण स्वास्थ्य की भिन्न भिन्न स्थितियों के बारे में संकेत करता है। आमतौर पर उच्च वायुदाब, बैरोमेट्रिक प्रेशर,
स्वास्थ्य के अच्छे होने की संभावना की ओर, जबकि न्यून वायुदाब और गर्मी की स्थिति स्वास्थ्य में आने वाली खराबी की ओर इंगित करती है। जॉन एबॉट कॉलेज क्यूबेक के बायोमेटेरियोलॉजिस्ट साइमन केवॉन का कहना है कि अभी भी जर्मनी के अधिकांश डॉक्टर मौसम के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में शंका व्यक्त करते देखे जाते हैं, किंतु उनका कहना है कि अब क्रमशः चिकित्सकों ने मौसम विज्ञान पर आधारित बुलेटिन का प्रयोग अपने मरीजों पर करना आरंभ कर दिया है। इससे अनेकों रोगियों में लक्षण नजर आते ही उपचार कर रोगों की दर कम कर पाने में उन्हें मदद मिली है। कैनेडियन क्लाइमेट सेंटर के डॉक्टर ग्रिफिथ द्वारा किए गए अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि जिस दिन हवा तेज हो, आर्द्रता निरंतर बढ़ रही हो, वायुदाब घट रहा हो और तापमान में तेजी से उतार चढ़ाव आ रहा हो, तो उस दिन आधा सीसी माइग्रेन, दमा, अस्थमा, हृदयावरोध जैसे रोगों के रोगी अधिक संख्या में अस्पताल में भर्ती होते हैं। उन्होंने 1970 से 1980 तक के आंकड़े एकत्र उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम करने की बात चिकित्सकों की समझ में भी नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा व्यतिरेक इससे पहले कभी हुआ नहीं था और ऐसा संकट भी सामने नहीं आया था। अगले दिनों संभवतः मौसम विज्ञान पर आधारित मेडिकल बुलेटिन जारी होने लगे, जिनमें लिखा हो कि आज अमुक उपनगर में सिरदर्द, निराशा, आम बेचैनी, निद्रा में गड़बड़ी की संभावना है तथा कल के मौसम को देखते हुए अनुमान है कि तनावग्रस्त लोगों में हृदय की गड़बड़ी हो, दिल का दौरा पड़े तथा उदरशूल अधिकांश लोगों में होता देखा जाएगा। हाँ, ये सच है, यूटोपिया नहीं। ऐसा मेडिकल बुलेटिन प्रतिदिन जर्मन वेदर ब्यूरो जारी म्यूनिख से लेकर फ्रैंकफुर्ट तक 6 सेंटर्स के नागरिक नियमित रूप से पढ़ते हैं करता है, जो नित बनते बिगड़ते उच्च और न्यून दबाव केंद्रों और गर्म ठंडी हवा की चाल के आधार पर जर्मन पूर्वानुमान तंत्र मौसम को 6 चरणों में विभाजित करता है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रत्येक चरण स्वास्थ्य की भिन्न भिन्न स्थितियों के बारे में संकेत करता है। आमतौर पर उच्च वायुदाब बैरोमेट्रिक प्रेशर स्वास्थ्य के अच्छे होने की संभावना की ओर, जबकि न्यून वायुदाब और गर्मी की स्थिति स्वास्थ्य में आने वाली खराबी की ओर इंगित करती है। जॉन एबॉट कॉलेज क्यूबेक के बायोमेटेरियोलॉजिस्ट साइमन केवॉन का कहना है कि अभी भी जर्मनी के अधिकांश डॉक्टर मौसम के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में शंका व्यक्त करते देखे जाते हैं, किंतु उनका कहना है कि अब क्रमशः चिकित्सकों ने मौसम विज्ञान पर आधारित बुलेटिन का प्रयोग अपने मरीजों पर करना आरंभ कर दिया है। इससे अनेकों रोगियों में लक्षण नजर आते ही उपचार कर रोगों की दर कम कर पाने में उन्हें मदद मिली है। कैनेडियन क्लाइमेट सेंटर के डॉक्टर ग्रिफिथ द्वारा किए गए अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि जिस दिन हवा तेज हो, आर्द्रता निरंतर बढ़ रही हो, वायुदाब घट रहा हो और तापमान में तेजी से उतार चढ़ाव आ रहा हो, तो उस दिन आधा सीसी माइग्रेन, दमा, अस्थमा, हृदयावरोध जैसे रोगों के रोगी अधिक संख्या में अस्पताल में भर्ती होते हैं। उन्होंने 1970 से 1980 तक के आंकड़े एकत्र का हास हुआ है। नाइट्रेट की वातावरण में विषाक्तता को इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। मौसम के बदलने से वातावरण में जो विकृतियां उत्पन्न हुई है, उन्हें क्रिया की प्रतिक्रिया सिद्धांत पर समझा जा सकता है। ये सब मनुष्य का किया हुआ है, जिसकी प्रतिक्रिया वातावरण में बढ़ती विषाक्तता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा असाध्य रोगों के महामारी प्रकोपों के रूप में देखी जा सकती है। देवी विभीषिकाएं और कुछ नहीं, मनुष्य की बढ़ती ललकलिप्सा, भोगवादी प्रवृत्ति तथा अनुशासन की अवज्ञा का ही प्रतिफल होती है। समय रहते चेता जाए एवं औद्योगिकरण, शहरीकरण पर रोकथाम लगा इस प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण कर छोटे छोटे उद्योगों को पनपाया जाए। कूड़ा कचरा, चाहे वह विकिरण जन्य हो अथवा उद्योगों के बाई प्रोडक्ट के रूप में, हर कहीं नहीं फेंका जाना चाहिए। अंतरिक्ष, समुद्र या अफ्रीका एशिया के जंगल कूड़े की टोकरी नहीं है, इस तथ्य को समझा जाना चाहिए। पर्यावरण संतुलन को क्षेत्रीय नहीं,
ग्लोबल स्तर पर देखा समझा जाना चाहिए व उसी स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। विपत्तियों के बादल मिटाने के लिए, मौसम की विभीषिका से बचने के लिए हमें प्रकृति माता के निर्देशों को मानना ही होगा। पृथ्वी से भार सहन नहीं हो रहा घोड़े पर उसकी सामर्थ्य से बाहर वजन लादा जाए तो उसकी कमर टूटेगी। बैलगाड़ी में अत्यधिक वजन भर दिया जाए तो उसे खींचने वाले बैल पैर पसार देंगे और गाड़ी को निश्चित स्थान तक पहुंचाने में समर्थ न रहेंगे। एक मनुष्य जन्मता है तो उसके शरीर का ही नहीं, उपकरण प्रसाधनों का भी बोझ बढ़ता जाता है। फिर उसके लिए अन्न, ईंधन, साधन, सामान, आवास की जरूरत पड़ती है, जिसे नए सिरे से उपार्जित करना पड़ता है। उसके लिए उद्योग चाहिए, वह भी वजन बढ़ाते। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या पृथ्वी पर निरंतर वजन बढ़ा रही है, जिसका परिणाम उसकी भ्रमण कक्षा में अंतर के रूप में सामने आता है। उसकी निर्धारित धुरी इधर से उधर खिसकती और उसकी अनेकानेक अनुपयुक्त प्रतिक्रियाएं होती है, जिनमें भूकंप और भूस्खलन प्रमुख। ऐसे प्राकृतिक प्रकोप पहले कम देखने में आते थे, पर अब उनकी संख्या ही नहीं, भयंकरता भी अत्यधिक बढ़ रही है। बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं ये संकेत देती हैं कि समय रहे मनुष्य का बुद्धि विपर्यय सही दिशा में मुई, तभी उज्ज्वल भविष्य का सही निर्धारण हो सकेगा। प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता कामिल मिरोव का कहना है कि को प्रकृतिगत विपदा भी मान लिया जाए तो भी पृथ्वी के मौसम को बिगाड़ने और पर्यावरण को दूषित करने से लेकर धरती को खोखली बनाने तक का काम हमने स्वयं किया है। जंगलों की हरियाली समाप्त कर प्रकृति संतुलन को गड़बड़ाया है। पर्यावरण विशेषज्ञों पिछले दिनों किए गए एक अध्ययन के अनुसार द्वारा हिमालय और उसके तराई वाले क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे संपदा एवं वन जीवन को भारी क्षति उठानी पड़ती है। इससे प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों को जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इन घटनाओं के पीछे जिन कारणों को उत्तरदायी माना गया है उनमें प्रमुख है जनसंख्या का बढ़ता दबाव एवं उसी बढ़ी हुई आबादी हेतु वनों का कटते जाना, विकास बनाम विनाश एवं विस्फोटकों का अंधाधुंध प्रयोग। उनका कहना है कि वनों की कटाई का काम यद्यपि ब्रिटिश शासन में ही प्रारंभ हो गया था, उसने रेलवे स्लीपरों के लिए मोटे मोटे पेड़ों का सफाया करना शुरू कर दिया था। तब से अब तक जंगल कटते कटते छोटे दायरे में सिमट कर रह गए हैं। आज चीड़, देवदार, अखरोट जैसे फलदायी पेड़ जिनकी भूस्खलन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत कम रह गए हैं। फलतः पहाड़ सने की गति तीव्र हो गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में चल रहे तथाकथित विकास ने भी भूस्खलन को गति प्रदान की है। कहने को तो विकास के नाम पर इन क्षेत्रों में यातायात की सुविधाएं जुटाने के नाम पर प्रतिवर्ष नई सड़कें बनती और बिजली जैसी सुविधाएं जुटाई जाती हैं, परंतु वास्तविक रूप में देखा जाए तो उसके पीछे अदृश्य विनाश लीला ही रची जा रही है। सड़क, भवन एवं बांध जैसे निर्माणों की ओट में होने वाली जमीन से छेड़छाड़ और वनों की कटाई से वर्षों से जमी मिट्टी ढीली पड़ जाती है, जिससे यह वर्षा के जल की बौछारों को नहीं झेल पाती और देखते देखते धराशायी होकर न केवल मार्गों को अवरुद्ध कर देती है, वरन तराई के गांवों एवं लगी फसलों को भी तबाह कर देती है। पुराणों में कथाएं आती है कि धरती असुरों के पाप का भार सहन करने में समर्थ न रही तो प्रजापति के पास जाकर रोने कलपने लगी और अपने उद्धार का मार्ग पूछने लगी। लगता है वैसी ही परिस्थिति हम फिर पैदा कर रहे हैं और संकटों को आमंत्रित कर रहे हैं। समय रहते इस भूल को सुधारना होगा। उज्ज्वल भविष्य के निर्धारण के लिए आबादी पर नियंत्रण पाना एवं प्रकृति संतुलन को बनाए रखना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। मनुष्य जीवन का अंत कितना निकट। 22 अप्रैल को अमेरिका के नवयुवकों ने सामूहिक रूप से पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, मनाया। उस दिन के लिए व्यापक तैयारी और कार्यक्रमों के प्रचार के लिए एक अखबार अर्थ टाइम्स निकाला गया, जिसमें उस दिन सामूहिक रूप से मोटर कार आदि यातायात के यात्रिक साधन छोड़कर पैदल या तांगे इक्को में चलने की अपील की गई।
यो घेराव, हड़ताल नक्सलपंथी आंदोलनों के इस युग में आंदोलन और प्रदर्शन मनुष्य समाज की सामान्य घटनाओं के रूप में गिने जाने लगे है, पर यह आयोजन अपने आप में इतना महत्वपूर्ण एवं चौंकाने वाला है कि एक बार तो आधुनिक सभ्यता का अहनिश गुणगान करने वालों को भी चक्कर आ गया ने सारी दुनिया की पत्र पत्रिकाओं ने इस अभूतपूर्व आयोजन और उससे संबंधित भयंकर समस्या पर लेख और समाचार छापकर दुनिया का ध्यान इस प्रश्न पर विचार करने के लिए झकझोर कर आकर्षित किया। आया आज की यांत्रिक सभ्यता से उत्पन्न धुएं नहीं जहर को रोका जाना चाहिए अथवा मनुष्य को उस दिशा में बढ़ने ही देना चाहिए जिधर रोग, शोक और भयंकर बीमारियों में घुट घुट कर प्राण देने के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। ये समस्या क्या है, इसे समझ लेना आवश्यक। आजकल शहरों में कारखानों, मोटरों, कारों, रेलों, भट्टियों, चिमनियों आदि की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनसे जो धुआं निकलता है वो इतना सघन होता जा रहा है कि बम छोड़े जाएं या न छोड़े जाएं, ये धुआं ही एक दिन मनुष्य को घोंट कर मार देगा। अभी अभी वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया है कि धुएं की घुटन बर्दाश्त न कर सकने वाले कई पक्षियों की जातियां नष्ट हो गईं और वे कुछ ही समय में लुप्त जंतुओं की श्रेणी में चली गई। अभी यह स्थिति जीव जंतुओं के प्राणों पर आ बनी है, कल मनुष्यों पर भी पड़ेगी, इसमें संदेह नहीं है। जापान की राजधानी टोक्यो में सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या कभी कभी बढ़ जाती है तो वहां धुआं इतनी बुरी तरह से छा जाता है कि सरकारी तौर पर उसकी घोषणा करानी पड़ती है। सरकारी कर्मचारी को उसको घुटन से बचने के लिए गैस मास्क, एक प्रकार का यंत्र जो हवा का दूषण छानकर शुद्ध हवा ही श्वास नली में जाने देता है, पहनना पड़ता है। 1966 में टोक्यो में 65 बार इस तरह की चेतावनी दी गई। ट्रैफिक पुलिस को आध घंटे बाद अपनी ड्यूटी छोड़कर चौराहों की बगल में बनी ऑक्सीजन टंकियों में जाकर ऑक्सीजन लेनी पड़ती थी। कई बार ऐसा हुआ कि जब सिपाहियों ने भूल की और वे ऑक्सीजन लेने नहीं गए तो कई सिपाही एक साथ मूर्छित होकर गिरे। जापान में 100 व्यक्तियों के पीछे एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से ब्रांकाइटिस, श्वास नली में सूजन की बीमारी का रोगी है। उसका कारण और कुछ नहीं, ये धुआं ही है जिसे कल कारखाने व यातायात के वाहन उगलते रहते हैं। यहाँ के अमेरिकन सैनिकों में इन दिनों एक नया रोग चमक रहा है जिसका नाम टोक्यो योकोहामा डिसीज रखा गया है। उसका कारण भी डॉक्टर वायु की इस गंदगी को ही बताते हैं। इस बीमारी में सांस लेने में घुटन, खांसी और अपच आदि लक्षण होते हैं। अमेरिका के ब्राजील राज्य में साओ पालो और रायो डी जेनेरो दो पड़ोसी नगर है। 1914 के आसपास साओ पालो की जितनी जनसंख्या थी अब आबादी उससे 2 गुनी अधिक 50 लाख हो गई है। जनसंख्या वृद्धि के समानांतर ही वहां कल कारखाने और फैक्ट्रियां भी बढ़ी है। अनुमान है कि उक्त अवधि में साओ पालो में 5000 नए कल कारखाने स्थापित हुए हैं। इसके विपरीत रायो डी जेनेरो की नगर कॉरपोरेशन ने सन 1873 में दी गई पत्रिकाओं की ऑर्गेनिक डस्ट चेतावनी, इस चेतावनी में पहले ही यह कहा गया था कि यदि कल कारखाने बढ़े तो उनका धुआं मनुष्य जाति के लिए भयंकर खतरा बन जाएगा, को ध्यान में रखकर औद्योगिक प्रगति को बढ़ने नहीं दिया। अब स्थिति यह है कि साओ पालो के आकाश में प्रतिदिन 10 टन हाइड्रोफ्लुओरिक एसिड और लगभग 1000 टन सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड वायु में घुल रहा है और उससे नगर में ब्रांकियल, श्वास नली संबंधी बीमारी से मरने वालों की संख्या भी दुगुनी हो गई है। प्रातःकाल लोग घरों से खांसते हुए निकलते हैं। इस स्थिति की भयंकर अनुभूति करने वाले मेरठ के लोग कहते हैं, हम प्रातःकाल की सांस के साथ उतना दूषित तत्व पी लेते हैं जितने से कोई एक डीजल इंजन दिन भर सुविधापूर्वक चलाया जा सकता है। एक ओर साओ पालो धुएं में घुट रहा है तो दूसरी ओर रायो डी जेनेरो के लोग अभी भी इस दुर्दशा से बचे हुए। जो बात अमरीकी युवकों की समझ में अब आ रही, उस बात को भारतीय ऋषियों ने करोड़ों वर्ष पूर्व अनुभव कर लिया था।
वे जानते थे कि पृथ्वी के निवासियों का स्वास्थ्य और आरोग्य आकाश और वायु की शुद्धि पर आधारित है, इसलिए यज्ञ जैसे विधान का आविर्भाव किया गया था। अग्नि में पदार्थ को हजारों लाखों गुना सूक्ष्म बनाकर आकाश में फैला देने की अद्भुत शक्ति होती है। उसके साथ मंत्रों का उच्चारण शब्द विज्ञान की सामर्थ्य से संधि करा कर उस सूक्ष्म हुए तत्व को और भी दूर आकाश तक निक्षेपित कर सुगंधित औषधियों के प्रभाव को फैला देता था। उसका फल ये होता था कि सारा आकाश शुद्ध बना रहता था। आकाश की शुद्धि स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। साथ ही उससे जलवायु का नियंत्रण, बीमारी के कृमियों का संहार आदि लाभ भी मिलते थे। इसलिए यज्ञ सदैव से अति पवित्र और आवश्यक धर्म कर्तव्य माना गया था। उसके प्रभाव आज भी इस देश के आकाश में विद्यमान है और धर्म, सदाचार, सद्गुण, परायणता आदि को स्थिरता के साथ वायु का शुद्धता को भी सुरक्षित किए हुए है। आज जो संसार में वायु प्रदूषण एक विकराल समस्या बन गया है, उससे मुक्ति के लिए भी आगे यज्ञ मूलभूत आधार होंगे। आज अमेरिका के वायुमंडल में प्रतिदिन हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड के कम आदि विषैले तत्वों की 20 करोड़ टन मात्रा भर जाती है। कई बार तापमान गिर जाने से ठंडक आ जाती है, जिससे ये धुआं ऊपर नहीं उठा पाता। ऐसी स्थिति में सघन बस्तियों वाले लोग, यहाँ पेड़ पौधों का अभाव होता है, ऐसे घुटने लगते हैं जैसे किसी को कमरे में बंद करके भीतर धुआं सुलगा दिया गया हो। ये धुंध इतना ही नहीं करती, उसमें रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी होती है। इसके फलस्वरूप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और पॉक्सी आक्ल नाइट्रेट नामक विषैली गैस पैदा हो जाती है। उससे फेफड़ों के रोग, आंखों की बीमारियां और खांसी, गले के रोग असाधारण रूप से बढ़ते हैं। अमेरिका में इन बीमारियों से मरने वालों की संख्या कुल मरने वालों में 1/3 से कम नहीं है। हमारे ऋषि महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने आत्मा और ब्रह्म जैसी अत्यंत सूक्ष्म सत्ता को खोज निकाला था। यंत्र विद्या उनकी चुटकी का खेल था, पर वह बुराइयों को जानते थे, इसलिए देश को मशीनों से दूर रखा था और लोगों को अधिक से अधिक प्रकृतिस्थ जीवनयापन की प्रेरणा दी। तभी ये देश शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक एवं आत्मिक दृष्टि से सभी देशों का सिरमौर रहा है। यहाँ जैसे दीर्घजीवी और इच्छानुसार मृत्यु वरण करने वाले व्यक्ति विश्व में और कहीं नहीं होते। हमारा दुर्भाग्य है कि उन्हीं की संतान हम भारतीय अपनी संस्कृति को न धारण कर आज उस यांत्रिक सभ्यता के पीछे अंधी दौड़ लगा रहे हैं। यूरोप आज जिससे सांस लेने और पिंड छुड़ाने के लिए अर्थ डे जैसे आयोजन कर रहा है। आने वाले समय में ये धुआं पृथ्वी में अनेक अप्रत्याशित भयंकर परिवर्तनों के लिए वातावरण तैयार कर रहा है। इटली का पदुआ नगर कला की दृष्टि से सारे संसार में प्रसिद्ध है। गियोटी के बनाए भित्ति चित्रों को पिटी पैलेस, पार्टी वेक्यू तथा दी वैसिलिका ऑफ सान लोरेंजो स्थिरता के साथ वायु का शुद्धता को भी सुरक्षित किए हुए है। आज जो संसार में वायु प्रदूषण एक विकराल समस्या बन गया है, उससे मुक्ति के लिए भी आगे यज्ञ मूलभूत आधार होंगे। आज अमेरिका के वायुमंडल में प्रतिदिन हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड के कम आदि विषैले तत्वों की 20 करोड़ टन मात्रा भर जाती है। कई बार तापमान गिर जाने से ठंडक आ जाती है, जिससे ये धुआं ऊपर नहीं उठा पाता। ऐसी स्थिति में सघन बस्तियों वाले लोग, यहाँ पेड़ पौधों का अभाव होता है, ऐसे घुटने लगते हैं जैसे किसी को कमरे में बंद करके भीतर धुआं सुलगा दिया गया हो। ये धुंध इतना ही नहीं करती, उसमें रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी होती है। इसके फलस्वरूप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और पॉक्सी आक्ल नाइट्रेट नामक विषैली गैस पैदा हो जाती है। उससे फेफड़ों के रोग, आंखों की बीमारियां और खांसी, गले के रोग असाधारण रूप से बढ़ते हैं। अमेरिका में इन बीमारियों से मरने वालों की संख्या कुल मरने वालों में 1/3 से कम नहीं है। हमारे ऋषि महान वैज्ञानिक थे।
उन्होंने आत्मा और ब्रह्म जैसी अत्यंत सूक्ष्म सत्ता को खोज निकाला था। यत्र विद्या उनकी चुटकी का खेल था, पर वह बुराइयों को जानते थे, इसलिए देश को मशीनों से दूर रखा था और लोगों को अधिक से अधिक प्रकृतिस्थ जीवनयापन की प्रेरणा दी। तभी ये देश शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक एवं आत्मिक दृष्टि से सभी देशों का सिरमौर रहा है। यहाँ जैसे दीर्घजीवी और इच्छानुसार मृत्यु वरण करने वाले व्यक्ति विश्व में और कहीं नहीं होते। हमारा दुर्भाग्य है कि उन्हीं की संतान हम भारतीय अपनी संस्कृति को न धारण कर आज उस यांत्रिक सभ्यता के पीछे अंधी दौड़ लगा रहे हैं। यूरोप आज जिससे सांस लेने और पिंड छुड़ाने के लिए अर्थ डे जैसे आयोजन कर रहा है, आने वाले समय में ये धुआं पृथ्वी में अनेक अप्रत्याशित भयंकर परिवर्तनों के लिए वातावरण तैयार कर रहा है। इटली का पदुआ नगर कला की दृष्टि से सारे संसार में प्रसिद्ध है। गियोटी के बनाए भित्ति चित्रों को पिटी पैलेस, पार्टी वेक्यू तथा दी वेसिलिका ऑफ सान लोरेंजो कदम उठाया, सभी से उन्हें अपना दुर्भाग्य सामने झांकने लगा था, पर फिर भी वे अपनी प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा सके और उस क्षेत्र के वनों की कटाई के साथ ही साथ भूमि पर कृषि संबंधी दबाव बढ़ने लगा, तो मिट्टी की उपजाऊ एवं लवचिकता बनाए रखने वाला अश्व वृक्षों की आड़ समाप्त होने के कारण हवा में उड़कर एवं बढ़ती बाढ़ की विभीषिका के कारण पानी में बह बहकर समाप्त होने लगा और कालक्रम में वह क्षेत्र विशाल मरुस्थल का रूप धारण कर गया। कभी भारत में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी विकसित सभ्यताएं थी, पर वे सब सिर्फ इस कारण समाप्त होती चली गईं, क्योंकि उन्होंने भूमि संबंधी गलत प्रबंध अपनाया था। एक खेत में बार बार एक ही प्रकार की फसल लगाने से जमीन अपनी उर्वरता खोती चली गई और बंजर ऊसर बन गई। उपजाऊ क्षेत्र अनुर्वर होने लगे, तो वहां के निवासियों ने कृषि संबंधी रणनीति में परिवर्तन कर खेतों में बदल बदल कर फसलें लगाने के बजाय उस भूमि को ही त्याग दिया और वन्य क्षेत्र में झाड़ों को साफ कर खेती करने लगे। कुछ वर्ष पश्चात जब उस क्षेत्र की भी अनुर्वरता बढ़ी, तो वे पुनः दूसरे वन्य क्षेत्र में कृषि करने लगे। इस प्रकार उर्वरता का घटना उसी के साथ वनों का कटना उनके लिए एक प्रकार से कोड़मे खाज की तरह साबित हुआ। इससे उनके लिए अस्तित्व संबंधी समस्या उत्पन्न हुई, जिससे वे बच न सके और अपना अस्तित्व ही मिटा डाला। आज हम न्यूनाधिक पूर्व विलुप्त सभ्यताओं के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अतः यदि वैसी ही परिस्थितियां हमारे समक्ष भी उपस्थित हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। हम आज न तो कृषि संबंधी नीति में परिवर्तन ला पा रहे हैं और न वनों को संरक्षण दे पा रहे हैं। मरुभूमि के अस्तित्व में आने के ये दो प्रमुख कारण रहे हैं, और यही कारण प्राचीन सभ्यताओं के विलोप के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। जापान ने इसकी गंभीरता को समझा है, अतः उसने गलत कृषि से होने वाली वज्रता को टालने का प्रयास किया है। इसके लिए जापानियों ने एक ही प्रकार की फसल बार बार एक खेत में लगाने के बजाय मिश्रित खेती का तरीका अपनाया है। बीच बीच में 1-2 वर्ष के लिए जमीन को परती भी छोड़ दिया जाता है, ताकि खेत खोई हुई उर्वरता प्राप्त कर सके। इस नीति के परिपालन से मरुभूमि साथ विस्तार के एक कारण से तो बचा ही जा सकता है, इसका दूसरा कारण अधिक व्यापक और विकट है, पर मरुस्थल सहित इसके दुष्परिणामों को बताते हुए लोगों न को यह समझाया जा सकता है कि वन उन्मूलन हर प्रकार न से हानिकारक है और इस प्रकार लोगों में इसके प्रति जन चेतना जगाई जा सकती है। इन दो प्रवृत्तियों पर अंकुश लग जाने पर मरुभूमि के विस्तार को निस्संदेह रोका जा सकता है। इसके बाद ही इसके तीसरे चरण पर विचार किया जा सकता है कि अस्तित्व में आए मरुस्थलों को आबाद कैसे किया जाए। ये देखने सुनने में असंभव जैसा लगता भर है, पर यदि मनुष्य संकल्पपूर्वक अपने कार्य में जुट पड़े, तो अपने पराक्रम का परिचय दिए बिना नहीं रहता। नेपोलियन का संकल्प बल जब उभरा तो उसने आल्प्स इक्वल्स जैसे विशालकाय पर्वत को भी पार कर डाला, जबकि इसके पूर्व ये कार्य असंभव जैसा बना हुआ था।
नेपोलियन ने दृढ़ निश्चय किया तो असंभव संभव बन गया, अगम्य गम्य बन गया। बात सिर्फ मनोबल की है। आधी सफलता तो मनुष्य दृढ़ मनोबल से मिल जाती है, और शेष आधी उसकी को सूझबूझ, कार्यकुशलता एवं कर्तव्यनिष्ठा पर आधारित होती है। चून की रेगिस्तान को नखलिस्तान बनाने के गिने चुने उदाहरण ही सामने हैं, अतः इस कार्य को असंभव स्तर का मान लेते हैं। पर वस्तुतः उनकी इस मान्यता के पीछे कार्य की परिस्थितियों की साधनों की कठिनता कम और उनका मानसिक दिवालियापन अधिक झांकता है। ये कहा जाना कि रेगिस्तानों के नीचे जल स्रोत होता ही नहीं, सर्वथा निराधार है। जल तो सर्वत्र है, नदियां सर्वत्र बह रही है, कहीं वे जमीन फोड़कर बाहर आ जाती है तो कहीं अंदर ही अंदर बहती रहती है। वे रेगिस्तानी क्षेत्र में भी बह रही है, समुद्रों के नीचे भी और पर्वतीय इलाकों के नीचे भी। गंगा का वास्तविक उद्गम स्रोत मानसरोवर है। वहां से गोमुख तक गंगा की जलधारा हिमालय के नीचे भूमिगत बहती है। अलकनंदा मना गांव से 9 किलोमीटर आगे जमीन से प्रकट होती स्रोत से यहां तक की धारा हिमालय के नीचे है। ऐसे ही स्रोत चंबल और अमरकंटक नदियों के हैं। बहुत दूर तक वह भूमिगत बहती हैं, फिर एकाएक फव्वारे के रूप में प्रकट होती है। गया स्थित फल्गु नदी की धारा श्री भूमिगत है। ऊपर से वह बिल्कुल सूखी नजर आती है, पर जब थोड़ी सी रेत हटाई जाती है तो गड्ढे में पानी जमा हो जाता है। यहाँ चर्चा जमीन के नीचे जल की उपलब्धता के संबंध में चल रही है कि वह हर जगह उपलब्ध है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि कहीं उसका स्तर कुछ ऊपर होता है और कहीं काफी नीचे। अस्तु, कहीं जमीन में बोरिंग करने से जल तुरंत निकल आता है और कहीं गहराई तक नहीं निकल पाता। इसी आधार पर लोग यह अनुमान लगा लेते हैं कि इस क्षेत्र में जल है ही नहीं, पर वस्तुतः ऐसी है नहीं। ऐसे रेगिस्तान में गहराई तक बोरिंग कर जल उपलब्ध किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लोगों की जल की आवश्यकता पूरी हो सकती है, धरण कृषि के लिए भी सिंचाई का आवश्यक प्रबंध हो सकता है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध लेखक नॉर्मन विंसेंट पिलरे अपनी पुस्तक ट्रेजेडी ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस में एक ऐसी ही सत्य घटना का वर्णन किया है, जिसमें एक अरब निवासी युवक के पुरुषार्थ ने एक रेगिस्तान को सरसब्ज नखलिस्तान के रूप में बदल डाला था। ये युवक फिलिस्तीन के जूडियो क्षेत्र का निवासी मूसा अलामी था। जब वह कैम्ब्रिज से उच्च शिक्षा प्राप्त कर वापस लौटा तो उस क्षेत्र में भारी उपद्रव मचा हुआ था। घर परिवार नष्ट हो चुके थे, जमीन भी हाथ से जाती रही थी। अंत में अन्य कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा, तो उसने जॉर्डन घाटी में स्वयं बसने और अन्यों को बसाने की योजना बनाई, पर वह रेगिस्तानी क्षेत्र था। वहां पानी का सर्वथा अभाव था, किंतु वह निराश नहीं हुआ। उसने कैलिफोर्निया रेगिस्तान की सुधार योजना सुन रखी थी। कुछ सहयोगियों को लेकर उस क्षेत्र में उसने कुएं की खुदाई आरंभ की और आश्चर्य की उसे सफलता भी मिली। 6 महीने में उसने पानी के 15 कुएं खोद डाले। इसी से वहां शाक सब्जी उपजाई जाने लगी और कभी रेगिस्तान कहलाने वाला वह क्षेत्र आबाद हो गया। ऐसे पुरुषार्थ का परिचय यदि दिया जा सके, तो आज भी कितने ही जनहीन व बेकार पड़े रेगिस्तानों को आबाद किया जा सकता है। इससे बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न होने वाले भूमि संकट से न केवल निपटा जा सकेगा, वरन बेकार भूमि का सदुपयोग कर कुछ सीमा तक खाद्य संकट से भी निपटा जा सकेगा।